नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है आपातकाल के 50 वर्ष में राष्ट्रीय चिंतन। आपातकाल भले ही भारतीय इतिहास में ये 1947 के बाद 3 बार आपातकाल लग चुका, परंतु ऐसा प्रचारित होता, आम जनता को ऐसा आभासित होता है कि जो आपातकाल लगा वो केवल 1975 में 25 जून 1975 में आज ही के दिन लगा था। 21 महीने के लिए ये जो 20 महीना 21 महीने का जो अंतराल है, इसमें 1,40,000 लोकतंत्र के ध्वजवाहकों को गिरफ्तारी की थी। जो शासन के खिलाफ अवरोध खड़े कर रहे थे उन लोगों को गिरफ्तारी की थी। तो लोग ये समझते हैं केवल यही आपातकाल है, परंतु यह आपातकाल भारत में अब तक 3 बार लग चुका है। प्रधानमंत्री मोदी भले ही कहें कि देश में कोई आपातकाल नहीं लगा सकता है, परंतु ये संवैधानिक प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है, राष्ट्र में बाहरी आक्रमण होता है या देश में अंदर आंतरिक प्रशासनिक ऐसी विषम परिस्थिति, विकट परिस्थिति आ जाती है, तो धारा अनुच्छेद 352 के तहत इसका प्रयोग किया जाता है देश की रक्षा में, देश की एकता और अखंडता की रक्षा में। और धारा 352 संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का वर्णन है। एक संवैधानिक तंत्र की, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता जिसे राष्ट्रपति शासन के तहत किया जाता है 356 के तहत, और दूसरा है जो वित्तीय आपातकाल होता है उसे अनुच्छेद 360 के तहत किया जाता है। इसमें बहुत शासन, प्रशासन, पुलिस, इसमें राष्ट्रपति आज ही के दिन 25 जून 1975 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मंत्रिमंडल की सलाह पर 23 में नागरिक अधिकारों की, संवैधानिक अधिकारों को दरकिनारे करते हुए आपातकाल लगा दिया था। और ये आपातकाल किस लिए लगाया गया? और ये आपातकाल चला 21 मार्च 1977, 21 महीने के लिए, और जिसमें सबसे इसमें पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बलों को बड़े अधिकार दिए जाते हैं, जिसका व्यापक दुरुपयोग हुआ और जिससे रोकने के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1,40,000 लोगों को, बड़े बड़े नेता, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण से लेकर जितने बड़े नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर इन तमाम नेताओं को गिरफ्तारी की गई। सुब्रमण्यम स्वामी भूमिगत हो गए थे। तमाम ये नेता जितने रहे और बड़ा आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला, दमन भी हुआ। यहाँ पे लोगों को शासन के खिलाफ बोलने का हक नहीं था, परंतु इस देश में सबसे ज़्यादा ये है कि इसके पीछे एक कारण रहा कि उस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चुनाव को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को
जो चुनाव लड़ी थी, उस चुनाव में व्यापक धांधलियों का दोषी ठहराते हुए उनके चुनाव को निरस्त कर दिया था और उनको 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो कार्य भी था ये षड्यंत्र के तहत हुआ, परंतु जो भी है, इंदिरा गांधी इससे बहुत आक्रोशित थी। उन्हें लगा ये देश में एक प्रकार से जनादेश को उलटने का कहा है, तो उन्होंने ये कार्य लगा। और इसमें सबसे बड़ा ये है कि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी और उनके मित्र मंडली द्वारा जो एक कार्य किए गए देश में, जो दमनकारी काम, कई अच्छे कार्य भी किए। नसबंदी का कार्यक्रम किया गया, परंतु उसको लागू बहुत गलत ढंग से किया गया। जबरन नसबंदी का किया, कर्मचारियों को समय पर कार्यालय में आने का किया था, परंतु उसमें भी बड़ी व्यापक हुई। समाचार पत्रों में राष्ट्र विरोधी खबरें न छपे, परंतु सत्ता विरोधी, ये जो आपातकाल का विरोध राष्ट्र के हितों के लिए हो तो वो बहुत उचित है, परंतु जो सत्ताधारियों के हित में हो वो है। और देश में अभी हम कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि इस देश में कोई आपातकाल नहीं लगा। ये संवैधानिक प्रथा है, स्थितियाँ ऐसी है जिस प्रकार आज भी स्थितियाँ ऐसी है। देश में आंतरिक सुरक्षा से लेकर देश के खिलाफ चीन, पाकिस्तान और अमेरिका, नाटो देशों के जो षड्यंत्र चल रहा है, और उसके अंदर देश के अंदर जिस प्रकार से धर्मांतरण से, राष्ट्रांतरण से लेकर और तमाम प्रकार की ताकतें जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो संगठित हैं। उधर से ये नक्सलवादी से लेकर ये पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है भारत की एकता को छिन्न-भिन्न करने। उनको रोकने के लिए देर सबेर इस देश में आपातकाल लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि कोई नियम मानने के लिए तैयार ही नहीं है देश का। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ ने जो महत्वपूर्ण काम किए वो तो एक अकल्पनीय है। भारतीय शासक में इस प्रकार से 30-40 साल में इस प्रकार उत्तर प्रदेश को जो माफिया युक्त प्रदेश बना दिया था, संरक्षण करते। पंजाब में माफियाओं को उत्तर प्रदेश से उसे बचाने के लिए पंजाब में सरकार ने संरक्षण दे रही थी। शर्मनाक बात है, आतंकवादियों को संरक्षण दे रही थी, उन्हें छुड़ाने के लिए कोर्टों पे वो कार्य। तो ये इस प्रकार के कृत्यों को से देश को बचाने के लिए, देश की एकता और अखंडता बचाने के लिए आपातकाल, और ये 3 बार आपातकाल लग चुका है इस देश में। पहले बार आपातकाल लगा 1962 में चीन से युद्ध के समय, 26 अक्टूबर 1962 नेहरू जी के शासन का। उसके बाद 1971 में पाकिस्तान युद्ध में लगा, और अब 1975 में जो अंतिम बार आपातकाल लगा, 1975 में आंतरिक और बाहरी खतरों को देख के नाम पे लगाए। तो ये आतंकवाद है, यह अंकुश। अब देश की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है, आम जनता, आज संसद में लोकसभा अध्यक्ष कौन बनेगा इसका ये होगा, परंतु आम जनता को ये कुछ नहीं कि कोई बने निरपराध, हमें का हमें ही हानि। आम जनता की स्थिति ये हो गई है कि उसको शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, शासन से वंचित, कोई सुनवाई नहीं। राजनीतिक प्रतिनिधि ये अपने हितों के पोषण के लिए काम कर रहे हैं, अपने वेतन बना रहे हैं। नौकर साहब भी लाखों रुपए के वेतन ले रहे, पर आम जनता के लिए न्यूनतम मजदूर। देश की सुरक्षा में लगे सुरक्षा बलों को अग्निवीर बना दिया,
4-5 साल तक वो देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे, लेह लद्दाख से सियाचिन से लेकर अपनी जान हथेली में। उनको पेंशन नहीं मिलेगी। राजनेता 4-5 साल में यहाँ पे मौज मस्ती करके उनको पेंशन मिलेगी। नौकरशाहों को लाखों रुपये का अकूत होगा। 32 लाख पद खाली पड़े हैं, उनको भरने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया गया। बाहरी सोर्सों पे ठेकेदारी में ठेकेदार कमीशन खा रहे हैं। कल हमारे एक मित्र ने कहा, यहाँ मंत्रालय में बहुत अजीबोगरीब स्थिति हो रही। जो ठेकेदारी के तहत है उनसे भी पैसे लिए जा रहे हैं। ऐसा अनर्थ कोई सुनने वाला नहीं है। तो आम जनता का विश्वास शिक्षा को व्यापार में परिणत कर दिया। चिकित्सा कसाई खाने हो गए अस्पताल। जिस आदमी का जो इलाज होना ही नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं जबरदस्ती। कल हमें एक मित्र ने कहानी सुनाई, भाटिया पत्र। एक मित्र ने, मैं पत्रकार भाटिया जी और कई मित्र बैठे हुए थे, वो बता रहे थे। वो कहते उनके रिश्तेदार को वहां से, ये जनता दल यू के बड़े नेता थे पहले, श्रीवास्तव, उन्होंने कहा उनके रिश्तेदार को वहां कई संस्मरण सुनाए। एक बता रहे थे कि एक आदमी को जबरदस्ती, भाटिया जी बता रहे थे कि आईसीयू में श्रीकांत भाटिया भाजपा के नेता भी रहे हैं, वो बता रहे हैं उनके रिश्तेदार को, उनके जानकार को जबरदस्ती आईसीयू में कह रहे हैं 2 लाख रुपये लाओ। मैंने कहा क्या हुआ? माता जी ने केवल रात को दही खाई, पेट में विकार हो गया, सांस लेने में दिक्कत, उनका आईसीयू में भर्ती करो, 2 लाख रुपये लाओ। हमने कहा भाई क्यों, क्या माता जी क्या खाया आपने? मैंने कहा भाई सिमने वार्ड में करो। कहता आप लेंगे? बड़े लड़ झगड़ के उन्हें वार्ड में भर्ती करा। नहीं तो 2 लाख रुपये लाओ, 4 लाख रुपये लाओ, 5 लाख रुपये लाओ। गरीब आदमी कहाँ से देगा? ये हालत बनी है ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र। 806 जिलों में स्थितियां खराब है। परीक्षा पत्रों की स्थितियां, नेट का ये हो गया है, परीक्षा पत्र पहले ही लीक कर दिए गए व्यवस्था ने, परंतु छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उनके नई तिथि बताइए उनका पढ़ना, उनको अपना भविष्य। जांच हो रही है, सीबीआई की जांच में अब तक क्या निष्कर्ष निकला? मुजफ्फरनगर कांड से लेकर जितने भी कांड हुए अभी तक क्या निष्कर्ष निकला? आप करते रहना जांच। नहीं, इन छात्रों को तो परीक्षा लीजिए और उन्हें कोर्स कराइए। वैसे भी देश की स्वास्थ्य सेवाओं का तो बंटाधार कर दिया गया, केवल निजी क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के अलावा आम जनता को वंचित कर। इतनी भीड़ होती है आम जनता सरकारी अस्पतालों में। यहाँ देश की राजधानी में थोड़ा बहुत बेहतर है, परंतु दूरस्थ में जिला चिकित्सालयों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तो स्थिति बहुत दयनीय है। कानून का हिसाब है आम आदमी को। स्थिति यह है, इतने बड़े आंदोलन करने के बाद भी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के प्रकरण में देखिए कितने शर्मसार करने वाली व्यवस्था में सत्ताधारी पार्टी के नेता पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसी के कारण अंकिता भंडारी को मौत के मुंह में धकेला गया, परंतु शासन प्रशासन कुछ करने, उनके माता पिता दे रहे हैं बयान। यहाँ पे दिल्ली के नजफगढ़ में की डामनी का फास्ट ट्रैक में केस चला। नीची अदालतों, दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी। सर्वोच्च न्यायालय फास्ट ट्रैक के मामले को 2014 से लटकाकर 2022 तक रखा और बाद में कहा कि ये कातिल जो हैं, ये आरोपी जो हैं वो बेगुनाह हैं, उनको छोड़ दिया गया। कौन गुनाहगार है ये बताने इस प्रकार का निर्लजता। आम आदमी विचाराधीन कितने पड़े हैं उनके मामलों को सुनने के लिए नहीं।
जो पक्ष हैं उनको रात दिन किसी भी समय सुनवाई हो रही है, महीने में कई सुनवाइयाँ चल रही। न्यायाधीश जो बन रहे हैं, यहाँ तमाम प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, सारे इंजीनियर से लेकर वैज्ञानिक से लेकर जिला अधिकारी से लेकर विदेश सेवा से लेकर वैज्ञानिक सारे से, परंतु जिन्होंने न्यायाधीश बनना है, देश के भाग्य विधाता बनना है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में, उनको एक 300-400 परिवार संचालित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम परीक्षा नहीं देंगे, कॉलेजियम व्यवस्था से संचालित हो। कितना बड़ा अजीबोगरीब स्थिति चल। इसलिए देश में राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, तमाम सुरक्षा के लिए, यहाँ देश की आंतरिक, देश के आम जनता को इतना बांट दिया है राजनीतिक दलों ने, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक और जातिवाद के घिनौने उसमें केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए, सत्ता लोलुपता के लिए देश की जनता को जातिवाद क्षेत्र, अंग्रेजों ने तो अपने स्वार्थ के लिए बैठे देश को लूटना, पर तुम तो एक नागरिक नहीं बना सके, भारतीय नहीं बना सके। उनको जातिवाद, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, पिछड़े, अगड़े, अति पिछड़े, अगड़े, अरे जो है उनको, जो वंचित है, शोषित है, उपेक्षित है, उनको वो एक कवच दिया था बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी ने, जो मिलके अनुसूचित जाति जनजाति के लोग उस कवच को अपने स्वार्थों के लिए तोड़ रहे हो। जो देश की सुरक्षा का, भारतीय संस्कृति की सुरक्षा का कवच, उसको भी तोड़। तो इसलिए देश की राजनीति पथभ्रष्ट हो चुकी है, देश की नौकरशाही पथभ्रष्ट हो चुकी है, देश में बाहरी षड्यंत्रों से लेकर चारों तरफ इतने घिनौने षड्यंत्र है। तो देश को जरूरत है एक कठोर शासन की, जो इस देश के लोगों को, देश का राजनीति ये सिखा सके हम देश के नागरिक हैं। आप जातिवाद में बटे हैं, क्षेत्रवाद में बटे हैं, देश का नागरिक, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, देश का विभाजन 20-22 लाख लोगों की निर्ममता थी। देश की संसद से लेकर मुंबई तक कितने हमले हुए, उनके गुनाहगारों को तक को मांगने के लिए हिम्मत भारत की सरकारों में नहीं है। डेसमंड हेडली से लेकर जो पाकिस्तान हमारे छलनी कर रहा है आतंकवाद, उस पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के लिए लगे। कैसी इस देश में कठोर अंश, और देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग अपन को जातिवाद के ध्वजवाहक बताएंगे, टिकटें जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पे देंगे। देश भारतीय नागरिक नहीं बनाया, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्या है, क्या दोगे संदेश? घृणा का इतना बड़ा जातीय जनगणना। अरे जो गरीब है सबको शिक्षा एक समान, भारतीय भाषाओं में जो देश का अपना नाम तक नहीं दे पाए तुम 76 सालों से, चल दीजिए आपातकाल का विरोध करेंगे। तुम्हारे शासन में क्या है, लोग आवाज तक नहीं उठा सकते हैं राष्ट्रीय धरना स्थल पर सतत। कोई दलों को मालूम ही नहीं है, पत्रकारों को मालूम नहीं है, कोई नहीं है। राम राज्य की बात करें, भारतीय संस्कृति को गाली देने की आज़ादी, भारतीय आराध्यों को, भारतीय संस्कृति, जीवों की निर्मम हत्या हो रही है, कसाई खाने खोल दिए खुलेआम, भारतीय संस्कृति को तार तार किया जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। इस बात का लो, तुम्हें नागरिक दायित्वों का पाठ तक देश का एक नागरिक नहीं बना पाए, देश कितना महत्वपूर्ण है उसकी पीड़ा का एहसास नहीं करा पाए, तुम्हारी तमाम समृद्धियां जीरो हो जाएगी। अगर राष्ट्रीय धरोहर संस्कृति मजबूत नहीं होगी, जो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम को एक करने के लिए, जो यह भारत को धर्मनिरपेक्षता बनाने के लिए है, यह केवल भारतीय संस्कृति संभव नहीं है। जैसे ही इस देश में भारतीय संस्कृति कमजोर हो गई, जिन जिन प्रांतों में हुई, कश्मीर से लेकर बंगाल से लेकर यहाँ, वहाँ भारतीय संस्कृति को जमीदूज करने के लिए और भारत विरोधी कृतियों को कितने प्रकार से सर आंखों पे चढ़ा दिया गया। इसी आशा और विश्वास के साथ भारतीय राजनीति में जरूरत है बहुत कठोर शासन की। होना तो ये था आज़ादी के बाद 10 साल तक इस देश में इतना कठोर शासन लगता कि लोगों को काम करने का
राष्ट्र के प्रति जिस प्रकार से जापानी करते हैं राष्ट्र के हितों के लिए, जिस प्रकार से इजराइल वाले करते हैं राष्ट्र की रक्षा के लिए, जिस प्रकार चीन वाले कर रहे हैं राष्ट्र के लिए सभी को समर्पित कर, जिस ढंग से पुतिन ने रूस में किया, परंतु देश में कौन करेगा? दलीय स्वार्थों के लिए, अपने लोकेशना के लिए, अपने हितों के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए मेरे आगे पीछे कोई दूसरा न दिखाए, ये लोकतंत्र नहीं होता। यहाँ राष्ट्र और संगठनों को महत्ता देने के बजाय व्यक्ति अपना नाम चमकाने में लगे तो कौन रहेगा? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तारावण करतिया ना पाती, किसका अक्षुण रहे? राष्ट्र मजबूत रहेगा तो हम सब मजबूत रहेंगे। देश के सारे लोग, सारे धर्म संप्रदाय, सारे बात में पहले राष्ट्र मजबूत हो, आम जनता को किसी धर्म जाति किसी मजहब का हो, जैसे शिक्षा, सम्मान, रोजगार, न्याय, अवसर मिले बिना घृणा के मिले। इसी के लिए ये बेमतलब की बात है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज देना क्यों दे रहे हो? बिना जरूरत के, जो जरूरतमंद है उनको दिया, जो वंचित है उनको अपेक्षित उनका काम दो, उनको काम दो, वो कर्मवीर बने, ऊर्जावान बने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। इसी आशा और विश्वास के साथ देश में निस्वार्थ के लिए देश की सत्ता का दुरुपयोग करने वाले सारे राजनेता आपातकाल के ही ध्वजवाहक हैं। देश की जनता की लोकशाही का, उन शहीदों के सपनों का जिन्होंने अपनी सब कुछ कुर्बानी देकर राष्ट्र को लोकशाही का ध्वज पहना। इतना होने के बाद भी अपने दायित्वों के प्रति आम जनता से मिलने तक के तैयार नहीं। इनकी शान शौकत, असली गुनाहगार ये लोग हैं जो देश को इस दलदल में पहुंचा रहे हैं। 5-5, 10-10 करोड़ रुपए से एक चुनाव लड़े, कहाँ से आम आदमी लड़ेगा? इतनी महंगी, तुम्हें इतना, आम जनता को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है, रोजगार नहीं है, तुम ठेकेदारी से पूरे देश को बर्बाद करने के चक्कर में उनको कम से कम न्यूनतम वेतन, वो अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, चिकित्सा होनी चाहिए, न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए, रिक्त पदों को भरा जाए, देश में कल्याणकारी व्यवस्था होनी चाहिए, ये जीडीपी का सारा होनी। इसलिए राष्ट्र को जरूरत है फिर एक मजबूत कठोर शासन की, जो राष्ट्र को, भारतीय राष्ट्र को के आम इस दलदल से निकाल के, लूटेरी शाही की दलदल से निकाल के राष्ट्र को मजबूत बनाए। जय हिंद, जय भारत।